रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। तो हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इसके अलावा चंपावत से दिनेश भाटी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है आज? राघवेंद्र, आपसे मेरा सवाल है, आज क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? ठीक है, राघवेंद्र से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। ईशा पर जाएंगे। ईशा, क्या कुछ अपडेट है आज ग्राउंड जीरो से? देखिए, अगर हम खासतौर से पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। 14 दिसंबर को मतदान होना है और 17 दिसंबर को मतगणना होनी है। लेकिन नामांकन प्रक्रिया को लेकर देखिए, जो विपक्ष पार्टियां हैं लगातार सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार वीडियो देखिए सामने आ रही है जहां पर नामांकन के लिए खासतौर से बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जब वो नामांकन प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं, नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी फाइल वहां पर छीनी जा रही है, फाइल को फाड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि धक्का मुक्की और हाथापाई भी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं बीते कल से ही सामने आ रही हैं। जगह जगह पर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे पटियाला हो, चाहे डेरा बाबा नानक हो और चाहे अमृतसर हो। इसको लेके देखिए, शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसको लेकर चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि राज्य चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है चुनाव करवाने के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गुंडों का सहारा यहाँ पर ले रही है। इस तरीके के आरोप बीजेपी और कांग्रेस के हैं और उनका कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार को नामांकन नहीं भरने दिया जा रहा है। बहुत सारी देखिए वीडियोस, तस्वीरें सामने आ रही हैं जगह जगह अलग अलग जिलों से पंजाब के, जहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों को फिलहाल नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की मौजूदगी में ही उम्मीदवारों को भी मारा जा रहा है। जो उम्मीदवारों के साथ उनके लोग मौजूद हैं उन्हें भी हाथापाई उनके साथ की जा रही है। तो बहरहाल देखना है कि जब हाईकोर्ट ने फिलहाल शिरोमणि अकाली दल की याचिका पर तो नोटिस जारी किया है राज्य चुनाव आयोग को, लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी ने भी याचिका दायर की है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। उस पर देखिए हाईकोर्ट क्या कहता है, क्या पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी किया जाता है या नहीं। लेकिन सीधा सीधा आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को डर है कि जिला और ब्लॉक परिषद के जो चुनाव है उसमें हार का सामना करना पड़ सकता है और यही वजह है कि विपक्षी नेताओं को नामांकन नहीं भरने दिया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम बीजेपी की खासतौर से यहाँ पर बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव सभी सीटों पर अपने सिंबल पर लड़ने जा रही है। कमल के फूल के निशान पर बीजेपी इन चुनावों पर लड़ने जा रही है। और खासतौर से अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में शहरी जो वोट है वो बीजेपी के खाते में तो पड़ते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बीजेपी कमजोर है। और यही वजह है कि बीजेपी ने फैसला लिया है जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव है वो अपने सिंबल पर लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो गांवों के वोट बैंक है उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सेंधमारी करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। लेकिन उससे पहले 14 दिसंबर को तो मतदान होना है, लेकिन उम्मीदवारों को नामांकन नहीं भरने दिया जा रहा है। अब सीधा न्यायालय का रुख पार्टियां कर रही है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस के जो प्रधान है अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनका भी कहना है कि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें भी नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है और धक्केशाही कहीं ना कहीं की जा रही है, इस तरीके के आरोप हैं। 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इन तमाम देखिए खबरों पे नजर रहेगी। और इसके अलावा आज पंजाब के 19 जिलों पे जो किसान हैं आज एक बार फिर से रेल रोको आंदोलन उनका है। जगह जगह जो रेल ट्रैक है अपनी मांगों को लेकर वो रोकने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यात्रियों को काफ़ी मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरियाणा की, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर 3 महीने में अब लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये दिया जाएगा और इसको लेके देखिए प्रक्रिया लगातार जारी है। और 8 तारीख को हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने जा रही है। इसमें शीतकालीन सत्र को लेकर देखिए मोहर लग सकती है कि सत्र कब बुलाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त देखिए अगर हम बात करें दिल्ली की तो संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि संसद के सत्र के बाद 20 तारीख के बाद हरियाणा जो सरकार है अपना शीतकालीन सत्र बुला सकती है। लेकिन 500 करोड़ का जो बजट दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत रखा गया था महिलाओं को 2100 रुपये देने के लिए, तो उसमें कई ऐसे लाखों महिलाएं हैं जिन्हें सरकार ये पैसे दे चुकी है। और ऐसे में अब ये देखना है कि 3 महीने के भीतर जिस तरीके से सरकार कह रही है कि और कितनों को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे राज्यों की महिलाएं, यहाँ तक कि पुरुष भी देखिए आवेदन कर रहे हैं इन पैसों के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हरियाणा में तो जो राज्य सरकार है नायब सिंह सैनी की, उसे तो होगा ही बीजेपी की सरकार को, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं पंजाब में बीजेपी उठाना चाहती है, चाहे जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हो या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव हो, जिसके लिए समय अब बहुत ज़्यादा कम रह गया है। और ऐसे में अभी से ही जो गतिविधियां हैं केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अगर हम बात करें कृषि मंत्री की, शिवराज सिंह चौहान लगातार पंजाब का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और संसद सत्र के बाद एक बार बिल्कुल बिल्कुल ईशा, अभी से तैयारियों में जुट गए हैं सभी पार्टियां चुनाव की। आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर आपके पास आऊंगी, क्या कुछ अपडेट है अजहर आज ग्राउंड जीरो से? कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से आज एक बार फिर दबिश दी गई और व्हाइट कॉलर मॉडल जो टूरिज्म का टूरिस्ट का जो मॉडल है इसको बस्ट करने के लिए एक बार फिर दबिश दी गई। और ये दबिश जो है श्रीनगर के बटवालों में दी गई और इसके बाद में जो है गांदरबल में, नॉर्थ कश्मीर के गांदरबल में दी गई। तो कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति इसमें मुलविस है और उसको पूरी तरीके से ये चीजें जो है देखी जा रही है। फिलहाल ये जो दबिश है, अभी ये ऑपरेशन चल रहा है पूरे तरीके से, जो जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि मेन सिटी श्रीनगर के बटमालू और इसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के गांदरबल इलाके में ये दोनों जो है जो दबिश है वो चल रही है। अभी दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन कल हमने देखा कि पहलगाम के होटल में जो 2 फॉरेन टूरिस्ट थे वो बिना रजिस्ट्रेशन के वहां पर ठहरे हुए थे और उसके बाद में पुलिस एकदम से जो है हरकत में आ गई और उन्होंने वहां पे जब चेक किया तो पाया गया कि जो फॉरेन टूरिस्ट जो थाईलैंड के थे वो वहां पे रुके थे, दो स्थानीय जो थाईलैंड के थे वो वहां पे रुके हुए थे। और इसके बाद में वहां पे पाया गया कि रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म सी है वो जो है होटल मालिकान या वहां पे जो प्रशासन थे, होटल के जो प्रशासन थे, उन्होंने वो नहीं भरा था। और उसके बाद में जो होटल के खिलाफ कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुआ और उनके खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई भी की गई। और पुलिस ने एक बार फिर सुनिश्चित कर दिया कि कहीं पे भी अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट रुकता है या कोई भी गैर शहरी जो वहां पे रुकता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसके बाद से वहां पे एक बार फिर जो है पुलिस की तरफ से एक जो है ये दी गई है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि बीती रात जो है कठुआ के बिडाल रोड पे एक जो है खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 व्यक्ति जो है इस गाड़ी में सवार थे। ये शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसमें जो पांचों जो गाड़ी है ये ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और गहरी खाई में गिरी। और जिसके नतीजे में जो स्थानीय लोगों के मुताबिक जो वहां पे 2 व्यक्ति है वो ऑन स्पॉट डेथ हो गए और तीसरे को जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ बैठा। और अन्य जो 2 है वो अभी गंभीर रूप से वहां पे जो है घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कुल मिला के ये जो एपिसोड है, ये जो हादसा है, ये गाड़ी को आया था और बताया जा रहा है कि ये 5 व्यक्ति जो थे ये शादी को जा रहे थे। लेकिन इनमें ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो था वो दुल्हा भी बताया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी तक जो है पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से इस पे भी एक कार्रवाई जो है। ठीक है अजहर, आपसे ज्यादा जानकारी इसी पर ले लेंगे। राघवेंद्र आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है? राघवेंद्र, आज क्या खास खबरें हैं उत्तर प्रदेश से?
खबरों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस समय औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक की जा रही है। प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो एक नया खाका है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक है, और ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में फिर से होने वाला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे जो ओडीओपी उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जहां पे प्रदेश के हर जनपद के वहां के जो लोकल उत्पाद होते थे उनको बढ़ावा देने के लिए वहीं पे स्थानीय निवासियों को रोजगार देने के क्रम में ओडीओपी की जो शुरुआत की गई थी उसके सुधारात्मक प्रस्तावों को लेकर के आज समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के 5KD आवास पे होने वाली है, जो 11:30 बजे होगी। इसके अलावा हम लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ पे एलडीए का अभी भी जो दस्ता है वो लगातार अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है। जो भी अवैध बिल्डिंगें बनी हैं उनको सील करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में गोमती नगर विस्तार का जो गोमती नगर एक्सटेंशन है वहाँ पे एलडीए ने एक कार्रवाई की है। वहीं आवास विकास की आज एक महत्वपूर्ण ऋण मेला लगने वाला है, चूँकि आवास विकास भी सुल्तानपुर रोड पे, सीतापुर रोड पे और हरदोई में रोड पे तमाम जगहों पे अपनी नई स्कीम ला रहा है यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। तो उसके लिए आज एक मेले का आयोजन आवास विकास द्वारा किया गया है। वहीं एक पुराने मामले में लखनऊ के 4 पुलिसकर्मियों को गलत चार्जशीट लगाने के आरोप में उनके ऊपर पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। और ये एक बहुत बड़ी घटना है कि आपस में पुलिसकर्मियों ने मिली भगत से एफआईआर लॉन्च करके और गलत चार्जशीट निर्दोष लोगों पे लगाया था, उसको लेकर आज 4 पुलिसकर्मियों पे एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा हम मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज उनके दल के विभिन्न नेताओं की एक बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। और ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है और पीडीएफ प्रहरी के रूप में एसआईआर का लगातार समाजवादी पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम वोट नहीं कटने देंगे और जो हमारे पीडीएफ प्रहरी हैं वो इसको बचाएंगे। तो देखना होगा कि आज की ये जो अहम बैठक होती है, जब ये नेता मीडिया से रूबरू होते हैं तो इनका बयान क्या होता है। वहीं हम लखनऊ की बात कर लें तो कल शाम को लखनऊ में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि शादी पार्टी का मौसम चल रहा है, लेकिन जिस तरह के जाम देखने को मिले थे वो बहुत भयावह थे। इसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट पे इंडिगो की कई फ्लाइटें निरस्त होने और कई के लेट होने की वजह से यात्रियों ने लखनऊ एयरपोर्ट पे हंगामा किया था। और वो भीड़ का जो हंगामा था वो देखने को मिला था कि किस तरह से यात्री इस ठंड में हवाई यात्रा करने से किस तरह से परेशान है। कोई फ्लाइट लेट हो रही है। इंडिगो की खास करके 20 फ्लाइटें रद्द की गई थी और 36 फ्लाइटें विलंब से चल रही थी, जिसका असर लखनऊ में भी देखने को मिला, दिल्ली में भी देखने को मिला या अन्य एयरपोर्ट पे भी देखने को मिला था। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पे सर्वाधिक यात्री परेशान दिखे। जी सुनिए। ठीक है राघवेंद्र, आपसे ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। दिनेश भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। चंपावत में बड़ी घटना घटी है दिनेश, कब ये घटना घटी है और एक गाड़ी खाई में गिरी है, क्या वजह मानी जा रही है कि अचानक से ये बड़ा हादसा वहां पर हो गया? जी देखिए, चंपावत में कल देर रात एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जो 2 से ढाई बजे के बीच में देर रात बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ जनपद से एक बारात चंपावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र पार्टी विकास खंड के वहां आई हुई थी, जहां अचानक वापसी के दौरान एक बारात का मैक्स से जो वाहन था बुलेरो, वो अचानक गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 10 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस व एसडीआरएफ की टीम द्वारा देर रात खाई से निकालने के बाद लोहाघाट उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जबकि 4 लोगों का वहां इलाज चल रहा है। और इस बड़ी घटना से जो बारात की खुशियां थी वह अचानक एक मातम में बदल गई थी। देर रात यह घटना देखने के बाद चंपावत जनपद में भी लोगों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक था वह नशे में था और जिस कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। जो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें घाट के समीप अचानक देर रात अनियंत्रित होकर यह बोलेरो वाहन जो है वो 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा था, जिसमें 10 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। साथ ही पुलिस प्रशासन और सारी जिला प्रशासन की टीमें वहां पर मौके पर मौजूद रही और उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से जो घायल थे उनको बाहर निकाला और तत्काल उन्हें राहत एवं बचाव कर दिया गया। साथ ही मृतकों का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और लगातार पुलिस प्रशासन उस पर नजर बनाए हुए है।
बिल्कुल दिनेश, जो जी। मृतक हैं उनकी तरफ, उनके जो परिजन हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, और जो घायल हैं उनके बयान लिए गए हैं, किस तरीके से यह हादसा हो गया? कहा जा रहा है कि शराब पीकर ड्राइव कर रहा था ड्राइवर, उस पर क्या एक्शन लिया गया है अभी पुलिस की तरफ से? जी देखिए, अभी पुलिस की तरफ से इसको लेकर कोई अभी बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि जो वाहन चालक था वो बताया जा रहा है कि नशे में धुत था, और इस सड़क हादसे में एक माँ बेटे की भी मौत हुई है, जिसमें 5 लोगों में एक माँ बेटे के साथ 3 अन्य लोग भी घायल हैं, और पुलिस इसको हर तरीके से जांच कर रही है। उसके बाद देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या पाया जाता है। जी। ठीक है दिनेश, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। उपेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं ग्राउंड जीरो से आज? उपेंद्र। देखिए, जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी योजना उड़ान योजना के तहत जो है, जिस तरीके से जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर जो है उड़ान योजना के तहत जो है हेली सेवा का शुभारंभ जो है वो कल जो है वो किया जाएगा। उसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो की जाएगी। जिस तरीके से टिहरी, श्रीनगर और गोचर, देहरादून से एक दिन में जो है 2 बार जिस तरीके से जो हेली सेवा है वो यहाँ पर जो है वो उड़ान भरेगी, उसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से हर जगहों पर जो है सरकार कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश जिस तरीके से जो है वो कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से यात्रा मार्ग जो है वो सुगम हो उसकी भी पूरी तैयारी जिस तरीके से जो है वो लगातार की जा रही है। अब लगभग सभी जनपदों में जो है वो हेली सेवाओं का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है। जिस तरीके से गोचर, श्रीनगर और टिहरी, यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से जो मांग भी चल रही थी कि यहाँ से भी देहरादून से जो है उड़ानें जो है वो यहाँ पर भरी जाए, उसको लेकर काफ़ी दिनों से जो कोशिशें जो सरकार की ओर से जो की जा रही थी वो कल जो है वो सफल होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर जो किराए की अगर बात की जाए तो 2000 रुपये जो है उसका किराया जो है वो रखा गया है, न्यूनतम किराया जो है वो रखा गया है। उससे जो किराया है वो सरकार जो है वो वहन करेगी। लेकिन जो लोग जो है हेली सेवा से जो सफ़र करना चाहते हैं उनको 2000 रुपये जो है वो किराया जो है वो देना होगा। उसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो की जाएगी, ताकि यात्रा से लेकर और जो कई बार जो दिक्कतें होती है पहाड़ों में कि गाड़ियों की समस्याएं रहती है, या कई बार ये होता है कि इमरजेंसी में कई बार जल्दी जो है जिस तरीके से जाना होता है, तो उसके लिए जो है काफ़ी अच्छा जो है वो रहेगा। इसलिए हेली सेवा की शुरुआत जो है वो सरकार जो है वो करने जा रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो एसआईआर को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में जिस तरीके से जो अब निर्वाचन आयोग की ओर से जिस तरीके से जो काम किया जा रहा है, उसको बाद से जो है अब कल यहाँ उत्तराखंड में भी अब उसको लेकर जो है वो तैयारी जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की ओर से जो कहा गया है, उनका कहना है कि अब आप जिस तरीके से जो मतदाताओं के पास 30 मतदाताओं के पास जो है एक दिन में बीएलओ जो है वो जाएंगे, वहां पर जो है उनका निरीक्षण करेंगे। अगर 2 जगहों पर उनका नाम है तो उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से जो 2003 में जिन्होंने जो मतदाता सूची में जिनका नाम जो जुड़ा हुआ है, उनको ऑनलाइन के माध्यम से जो है अब जो जिस तरीके से जो 40 वर्ष के हो चुके हैं जो मतदाता, उनको जो है ऐप के माध्यम से उनको उनकी लिस्ट जो है वो जांची जाएगी। तमाम सारी जो प्रक्रिया एसआईआर को लेकर जो होती है, उन तमाम सारी प्रक्रियाओं से जो है अब यहाँ पर जो है वो जांच जो है वो की जाएगी, ताकि जिस तरीके से जो लगातार एक बात जो उठ रही थी कि जो है कई ऐसे मतदाता हैं कि जो जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, उनके नाम भी अभी भी वोटर लिस्ट में जो है वो जुड़े हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 2-2 जगहों पर जो है जिस तरीके से जो वोटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से जो शंकाएं जो विपक्ष की ओर से जो लगातार जो उठाए जा रहे थे, ऐसे में अब सरकार जो है एसआईआर के माध्यम से यहाँ पर जो है वो जांच कर रही है। और ऐसे में अब जल्द ही बीएलओ जो है वो घर घर जाकर एक दिन में 30 मतदाताओं से जो है वो मुलाकात करेंगे, उनकी जो प्रतिलिपि है उनको जांचेंगे, साथ ही उनकी वोटर लिस्ट को जांचेंगे, उनके नाम पता को जो है वो जांचेंगे। और अगर 2 जगहों पर उनके नाम है तो उनके नामों को जो है वो काटा जाएगा, उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है। बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन एक ड्रॉबैक इसमें जो बड़ा सामने आया है वो ये है कि 18 विधानसभा ऐसी थी जो पहले थी उत्तराखंड में, अब वो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अब कैसे अपना मतदाता अपना नाम देख पाएंगे? उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास आते हुए जिस तरीके से अभी बताया कि उपेंद्र ने
लगातार एसआईआर का मुद्दा जो है वो विपक्ष भी उठाते रहा है और एक जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि कई राज्य, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन अब लोगों के सामने भी एक न तरीके से बड़ा जो वो है मुसीबत है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि आप अपना नाम कैसे खोजें, क्योंकि लिस्ट में उनका नाम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई जो विधानसभा में वो अब अस्तित्व में नहीं है। बिल्कुल सोनिया, विधानसभा या लोकसभा अस्तित्व में है या नहीं है, उससे बड़ी बात है कि जिस तरह से मुख्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया या ये कहिए कि एक सुझाव भी दिया और वो ऑनलाइन व्यवस्था भी बनाई गई है कि 2003 के मतदाता सूची में आप अपना नाम देखिए, उससे मिलान करिए। अगर 2003 के मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपके पुराने रिकॉर्ड वहां पे देखने को मिलेंगे। उस आधार पे आप अपने एसआईआर के फॉर्म को भरिए। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जितने विधानसभा भी इस समय अस्तित्व में नहीं है या परिसीमन में जो कुछ लोकसभा के परिक्षेत्रों में भी बदलाव हुआ था, वो भी पुराने मतदाता सूची के आधार पर ही एसआईआर के फॉर्म को भरा जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है। और आपको बताएं सोनिया या नेटवर्क 10 के दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया का सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो भी मृतक वोटर हैं, जो अब हैं नहीं इस दुनिया में लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम पड़ा हुआ है, मतदाता सूची में वो अस्तित्व में है। इसके अलावा कई मतदाता ऐसे भी हैं जो गांवों से शहरों में आते हैं और शहरों में भी जिस शहर में वो सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे मतदाता सूची में उनका नाम है, और गाँव पे जहाँ पे उनकी जन्मस्थली थी वहाँ पे मतदाता सूची में भी नाम है। इसके अलावा इन मतदाताओं में कई ऐसे भी मतदाता हैं जो एक शहर छोड़कर दूसरे शहर, दूसरे राज्यों में चले गए हैं, वहाँ भी मतदाता सूची में उनका नाम अंकित है। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया है कि आप एक जगह से ही एसआईआर का फॉर्म भरें जहां से आप मतदाता सूची में अपना नाम रखना चाहते हैं। और अगर मतदाता सूची में आपको नाम ढूंढने में परेशानी हो रही है विधानसभा के परिसीमन की वजह से, लोकसभा के क्षेत्रों में परिसीमन की वजह से, तो जो 2003 के मतदाता सूची है उसमें अपने नाम को ढूंढिए, अपने पते को ढूंढिए और उस आधार पर एसआईआर के फॉर्म को भरिए। और निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मतदाता अगर दो जगह से एसआईआर फॉर्म भरता है तो ये आपराधिक कानून के तहत आप पे कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से जब आप एक जगह एसआईआर का फॉर्म भरते हैं तो एक तरह से एफिडेविट देते हैं, शपथ पत्र देते हैं कि दूसरे जगह मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग जिस उद्देश्य से एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है सोनिया कि आप एक जगह से मतदाता सूची में नाम रखें जहां से भी आपको वोट देना है या जहां आप रह रहे हैं। अगर आप अपने गांव के पते पे ही रखना चाहते हैं मतदाता सूची का नाम, तो भले आपके आधार कार्ड पे आप जहां रहते हो वहां का पता अंकित हो, लेकिन जो मतदाता सूची है उसमें आप अपने गाँव का ही नाम अंकित रखिए, उसी मतदाता सूची में रखिए, ताकि निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना, उसमें ईमानदारी, पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दिखाई दे। राघवेंद्र, ईशा आपके पास आते हुए, देखिए ईशा, आपने कहा कि आज किसान फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, रेल रोको प्रदर्शन उनका होगा, और क्या उनकी मांगे हैं, क्योंकि लगातार उनकी अलग अलग मांगे रहती है, कभी वो एमएसपी पर बात करते हैं, अब किस मुद्दे को लेकर वो सामने आए हैं? देखिए, किसानों की तरफ से लगातार जो मुख्य मांग है वो यही है कि जितनी भी फसलें हैं उन्हें एमएसपी पर खरीदा तो जा रहा है, लेकिन जो एमएसपी तय होती है उस मूल्य पर कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता है। ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग की अगर बात करें तो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कर्जा उनके ऊपर है उसको माफ़ किया जाए। देखिए, और इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ, उस दौरान कई किसानों की वहां पर मौत हुई थी। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो किसान वहां पर शहीद हुए हैं उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं उन्हें नौकरी भी दी जाए, और इसके अलावा जो बाढ़ से प्रभावित जो फसलें हैं उसका मुआवजा उनकी तरफ से मांग की जा रही है। कर्जा कुर्की की वो माफ़ी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की अगर बात करें तो किसान बैंक से बहुत बड़ा लोन लेते हैं खेती के लिए। तो ऐसे में उन लोन की अदायगी जब किसानों की तरफ से नहीं की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ईशा।